बाबा जी की प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी, प्यारी साध संगत जी, आज की जो साखी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये साखी एक सत्संगी की सच्ची कहानी है जो कि उनके द्वारा साझा की गई है। साध संगत जी वो बताते हैं कि मेरा जन्म एक सत्संगी परिवार में हुआ और मेरी माँ ने शुरू से ही मुझे रूहानियत के साथ जोड़ा। मुझे रूहानियत के बारे में ज्ञान देना शुरू किया और मेरी माँ रोज़ाना भजन पर बैठती थी। मेरी माँ अक्सर मुझे बोला करती थी कि दिन में कुछ देर उस मालिक की याद के लिए ज़रूर निकालना, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन उस मालिक की याद में ज़रूर बैठना, चाहे थोड़ा समय ही बैठना। और मैं अपनी माँ की इस शिक्षा के कारण दिन में थोड़ा समय बैठता ज़रूर था। और जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे जिंदगी में कुछ बदलाव आने लगे। मुझे याद है तब मैं 10वीं कक्षा में था और उस समय मेरे पिताजी अमेरिका चले गए। और जब मैंने 12वीं की तब मेरी माँ भी मेरे पिताजी के पास अमेरिका चली गई। और उसके बाद मैं अपनी आगे की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड चला गया और वहाँ जाकर मैं बिल्कुल बदल गया था। पता नहीं मुझे किस बात का अहंकार हो गया था। वहाँ मुझे अच्छा काम भी मिल गया जिसके कारण मेरी अच्छी कमाई होती थी। मैं अच्छा कमाता था और जब मैं इंग्लैंड में था तब अक्सर मेरी माँ का फ़ोन मुझे आया करता था कि बेटा अपनी कमाई में से 10 बंद ज़रूर निकालना और अपनी कमाई में से कुछ रकम गुरु घर देकर आया करो। तो मैं अपनी माँ की इस बात को सुनकर टाल देता था या फिर मजाक में ले लेता था कि माँ कोई बात नहीं, मैं कहाँ भागा जा रहा हूँ, मैं उस मालिक को एक बार इकट्ठा ही दे दूँगा। ये क्या बात हुई कि हर महीने कुछ पैसे निकालो और गुरु घर देकर आओ, जब मेरे पास होंगे तब मैं इकट्ठे ही दे दूँगा, एक साथ ही उस मालिक से हिसाब कर लूँगा, मैं कहाँ भागा जा रहा हूँ। तो ऐसी ऐसी बातें मैं करने लगा था और मालिक से दूर होता जा रहा था, उसको नकारने लगा था। और जैसे कि मुझे मेरी माँ ने बचपन से ये आदत डाली थी कि दिन में कुछ समय मालिक की याद के लिए ज़रूर निकालना। लेकिन जब मैं इंग्लैंड गया वहाँ जाकर मेरे लिए सब कुछ बदल गया। मेरी ये आदत भी छूट गई और मैं उस मालिक से दूर होता चला गया। लेकिन मेरी माँ मुझे बार बार फ़ोन करके याद दिलाती थी और मुझे समझाती थी कि बेटा सिमरन पर बैठा करो, थोड़ा समय ही सही लेकिन बैठा करो। लेकिन मैं अपनी माँ की बात नहीं मानता था और मुझ में इंग्लैंड जाकर पता नहीं किस बात की अक्कड़ आ गई थी कि पता नहीं मैं कहाँ आ गया हूँ। मेरा अहंकार बहुत बढ़ गया था। तो उसके बाद मेरा रिश्ता अमेरिका में किसी लड़की के साथ हो गया। वो मेरी माँ ने करवाया था और रिश्ते के लिए मैं इंग्लैंड से इंडिया गया और वहाँ पर मेरा रिश्ता पक्का हुआ। और उसके बाद मैं वापस इंग्लैंड चला गया। उसके कुछ दिनों के बाद मेरी तबीयत खराब हो गई। मुझे हर 10-15 मिनट के बाद टॉयलेट जाना पड़ता था और जब टॉयलेट जाता था तो खून ही खून निकलता था। मैं दिन ब दिन कमज़ोर होता जा रहा था और मैंने वहाँ पर इलाज करवाना शुरू किया। मुझे बहुत खून की बोतलें चढ़ाई जाने लगी क्योंकि खून की कमी हो गई थी। मैं बहुत कमज़ोर हो गया था और ये बीमारी मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बन गई थी। अपनी इस बीमारी का मैंने बहुत इलाज करवाया लेकिन कोई बात ना बनी और वीज़े की वजह से मेरे माता पिता भी मेरे पास नहीं आ सकते थे। वो अमेरिका में मेरे लिए तड़पते थे और उनकी सारी कमाई मेरे डॉक्टरी इलाज में चली गई, जैसे कि मालिक मेरा हिसाब किताब कर रहा हो, क्योंकि मैं रूहानियत से बहुत दूर जा चुका था, मालिक से बहुत दूर जा चुका था। मेरी माँ मुझे बार बार कहती थी कि बेटा बैठा कर और अपनी कमाई में से कुछ पैसे गुरु घर देकर आया कर, लेकिन मैं उनकी बात नहीं मानता था। शायद इन्हीं कारणों से मालिक मेरे साथ हिसाब कर रहा था और ब्याज समेत मुझसे वसूल कर रहा था, क्योंकि बहुत पैसे डॉक्टरी इलाज में चले गए थे। लेकिन ये बीमारी फिर भी ठीक ना हो सकी। इंग्लैंड में मेरे कुछ रिश्तेदार थे
जिन्होंने मेरी वहाँ पर बहुत संभाल की, जिन्होंने मेरी इस बीमारी में मेरा बहुत साथ दिया, जैसे कि खुद मालिक मेरी संभाल कर रहा हो। और जब मैं इंडिया आता था, वहाँ पर भी मेरे जो रिश्तेदार थे वो मेरी बहुत संभाल करते, हर चीज़ मुझे देते। और जब मैं इंग्लैंड में था, तब रात रात को उठकर मुझे भूख लगती थी, क्योंकि मैं ज़्यादा कठोर खाना नहीं खा सकता था, रोटी नहीं खा सकता था, केवल खिचड़ी ही खाता था। तो मुझे अक्सर भूख लग जाया करती थी, तो वहाँ पर मुझे रात रात को उठकर वो खाना बनाकर देते थे। और मुझे लगता था कि इतना कौन कर सकता है। तो मुझे लगता था कि शायद मेरा मालिक ही इनसे करवा रहा है। इस बीमारी से मैं इतना परेशान था कि कभी कभी बिस्तर से उठा भी नहीं जाता था, और वहीं पर मेरे कपड़े गंदे हो जाते थे। ये बीमारी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। जब ये बात लड़की वालों को पता चली तो मुझे लगा कि रिश्ता टूट जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो मुझसे मिलने हॉस्पिटल आई तो मैंने उसे तभी कह दिया कि मेरा इंतज़ार मत करना। अगर तुम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहती हो और किसी से शादी करना चाहती हो तो कर लो। लेकिन उस लड़की ने मुझे कहा कि अगर आपको ये बीमारी हमारी शादी के बाद हो जाती तो क्या होता। उसकी ये बात सुनकर मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई। कुछ महीनों बाद शादी तय हो गई, लेकिन 20 मिनट से ज़्यादा बैठना मेरे लिए मुश्किल था। इसलिए मैंने उनसे विनती की कि जल्दी फेरे करके शादी को ख़त्म करने की कोशिश करें। और मैं अपने मालिक के आगे यही अरदास कर रहा था कि मालिक मेरी संभाल करना, मुझे बैठने का बल देना। तो वहाँ पर मेरे मालिक ने मेरी संभाल की और मुझे बैठने की शक्ति दी। उसके बाद हमारी शादी हो गई, लेकिन मेरी उस शादी में वीज़े की वजह से मेरे माता पिता नहीं आ पाए, जिस बात का मुझे बहुत दुख था। तो शादी के कुछ दिनों बाद मैं वापस इंग्लैंड आ गया और मेरी पत्नी अमेरिका चली गई। उसके बाद मेरे माता पिता अमेरिका में पक्के हो गए। अब मेरी भी वहीं जाने की तैयारी थी। लेकिन जिस दिन मैंने अमेरिका जाना था, उस दिन से कुछ दिन पहले मुझे एम्बेसी की तरफ से फ़ोन आया कि आपके पासपोर्ट की वेरिफिकेशन अच्छे से नहीं हुई है, तो कृपया आपको एम्बेसी में आना पड़ेगा। जब मैं एम्बेसी में गया तो वहाँ जाकर उन्होंने मुझसे सवाल पूछने शुरू किए और मैंने उन्हें बताया कि मेरी इंटरव्यू हो चुकी है, तो अब आप मुझसे सवाल क्यों कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि मैं किसी भी सवाल का जवाब नहीं दूंगा। मुझे बताया जाए कि मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है और मुझसे सवाल क्यों पूछे जा रहे हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि हमें आपकी पत्नी ने एक फैक्स किया है और उसने आपसे तलाक मांगा है। जब मैंने ये बात सुनी तो मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है। और एम्बेसी ने मेरा वीज़ा कैंसिल कर दिया। मैं हताश और निराश होकर घर वापस आ गया। मैं इतना परेशान था कि मेरा मन कर रहा था कि मैं किसी गाड़ी के नीचे आकर मर जाऊं। मेरा सुसाइड करने का मन कर रहा था, लेकिन फिर मैंने अपने मन को हौसला दिया कि मैं तो दूसरों को ऐसे काम करने से मना करता हूँ, तो मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। तो मैंने खुद को संभालने की कोशिश की और उस कुल मालिक के आगे अरदास की कि मेरी संभाल करके मुझे हिम्मत बख्शो। कुछ दिनों के बाद मेरा तलाक हो गया तो मैं बहुत अकेला पड़ गया, क्योंकि मैं बहुत कमज़ोर हो गया था। मेरा खर्चा मेरे माँ बाप उठाते थे, इसलिए मुझे ऐसा लगता था कि मैं उन पर बोझ बन गया हूँ। फिर एक दिन मेरी माँ ने मुझे फ़ोन किया और कहा, बेटा तो फिर से भजन सिमरन पर मालिक की याद में बैठना शुरू कर। तो मैंने जब माँ की ये बात सुनी तो मुझे मेरे बचपन के दिन याद आ गए कि मेरी माँ शुरू से ही यही कहती आई है कि बैठना ज़रूर। तब मुझे रोना आया कि मैं मालिक से दूर कैसे हो गया, मैं भटक कैसे गया। शायद मेरे मालिक ने मुझे ये सबक दिया है। तो मैंने उस दिन से फिर बैठना शुरू किया और मैंने अपनी माँ की बात मानी। उसके बाद मेरी हालत में सुधार आना शुरू हुआ। मेरी जो बीमारी थी
धीरे धीरे ठीक होने लगी। और फिर एक दिन कनाडा से मेरे एक पुराने दोस्त का फ़ोन आया। उसने मुझे कहा कि यहाँ एक नौकरी है, इसलिए मैंने तुझे फ़ोन किया है क्योंकि तुम ही इस नौकरी के काबिल हो। तो जैसे ही मैंने ये बात सुनी तो मुझे लगा कि मेरे मालिक ने मुझे एक और अवसर दिया है, तो मैंने उस नौकरी के लिए अप्लाई कर दिया। जल्दी ही मुझे वो नौकरी मिल गई। धीरे धीरे मेरी ज़िंदगी पटरी पर आनी शुरू हो गई। सब कुछ ठीक हो गया। मैं कनाडा चला गया और आज मुझे कनाडा में 5 साल हो गए हैं और मेरी शादी भी हो गई है। अब मैं कनाडा में अपनी पत्नी के साथ रहता हूँ और मालिक की कृपा से सब ठीक हो गया है। तो साथ संगत जी, वो सत्संगी कहते हैं कि हर एक की ज़िंदगी में अलग अलग तरह की मुश्किलें आती हैं, बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं, लेकिन अगर हमें अपने मालिक पर विश्वास है तो वही मालिक हमें परेशानियों से जूझने की ताकत भी देता है। इसलिए हमें उसकी रज़ा में राज़ी रहना चाहिए। फिर दुख भी उसके होते हैं और सुख भी उसके होते हैं, लेकिन अगर हम ये सोचें कि हमारा गुजारा उस मालिक के बिना हो जाएगा, हमारी संभाल उसके बिना ही हो जाएगी, तो ये हमारी गलतफहमी है, क्योंकि उसके बिना हमारा जीवन अधूरा है। केवल वही मालिक हमें हर दुख तकलीफ से जूझने की ताकत देता है। अगर हम उससे जुड़े हुए हैं तो हर पल वो हमारी संभाल करता है। अगर हम अपने आप को उस मालिक की रज़ा में ले आते हैं तो हमें वो हर खुशी मिलेगी जो हम चाहते हैं। तो साथ संगत जी, इस साखी के साथ हम आपसे इजाज़त लेते हैं। अगर आपको रूहानी साखियाँ सुनना अच्छा लगता है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जी। राधा स्वामी जी।